नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ लॉस एंजलिस, जो अमेरिका के पश्चिमी किनारे का एक धड़कता हुआ शहर है, उसके हॉलीवुड इलाके में हूँ। इसको हॉलीवुड हाईलैंड इलाका कहते हैं और ये डॉल्बी थिएटर है जहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। मैं उस वक्त 9 जून को, जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे थे, मैं उस दिन इस शहर में मौजूद था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको फिल्म और फिल्म कलाकारों और राजनीति को लेकर जो उनकी टिप्पणियां रही है उसके बारे में बात करूं। हॉलीवुड का जो इतिहास है, उसके फिल्मों का इतिहास है, वो महासागर की तरह है। मैं सबके बारे में आपको नहीं बता सकता, मगर आप इन दीवारों पर देखिए तो एक से एक महान फिल्म हर साल की और सदी की और दशकों की जो फिल्में हैं, जिन्होंने मील का पत्थर होने का गौरव प्राप्त किया है, उनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं। इस वीडियो में हम ऊपर भी जाएंगे और डॉल्बी थिएटर और वहाँ की बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करना चाहते हैं कि कैसे एक वक्त में यहाँ के फिल्मकारों ने जब ज़रूरत पड़ी बोलने की तो उन्होंने बोला, आवाज़ उठाई। यही एक खूबी है कि आप देखिए कि वॉशिंगटन डीसी जो सत्ता का केंद्र है और लॉस एंजलिस जो सत्ता के कला का केंद्र है, फिल्मों का केंद्र है, टेलीविज़न मनोरंजन की दुनिया का केंद्र है, दोनों के बीच दूरी है। इन दोनों शहरों की दूरी भी एक तरह से प्रतीक है कि कला, मनोरंजन, फिल्म, लेखक, कवि, इन सब को जितनी दूरी इनके काम की सत्ता से हो और सत्ता इनसे दूर हो, अभिव्यक्तियाँ निखरती हैं, हस्तक्षेप कम होता है। लेकिन तब क्या होता है, जब समाज में अभिव्यक्तियों की गुंजाइश कम हो जाए, तब फिल्म कलाकारों को बोलना पड़ता है। अगर समाज में अभिव्यक्ति नहीं रहेगी, राजनीति उसे कुचलती चली जाएगी, तो आप फिल्मों के ज़रिए बोल नहीं पाएंगे। तो अभिव्यक्ति का संसार, समाज जब तक मौजूद है तभी तक ये फिल्में भी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कला और राजनीति के संबंध पर बात की जाए। मैं अपनी बात की शुरुआत माइकल मूर के एक कथन से करना चाहता हूँ। 2003 में हॉलीवुड की ज़मीन पर एकेडमी पुरस्कार इसी ऑस्कर के मंच पर जब उन्हें दिया जा रहा था, तब माइकल मूर ने कहा था, मैंने डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के बाकी नॉमिनीज़ को भी अपने साथ मंच पर बुला लिया है। वे यहाँ मेरे साथ समर्थन में खड़े हैं क्योंकि हम सबको नॉन फिक्शन पसंद है। हमें नॉन फिक्शन पसंद है क्योंकि हम एक काल्पनिक समय में जी रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां एक काल्पनिक चुनाव हमें काल्पनिक राष्ट्रपति दे देते हैं, और अब हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसकी तमाम वजहें काल्पनिक हैं, चाहे वो डक्ट टेप की कहानी हो, चाहे कल्पना में गढ़े गए ऑरेंज अलर्ट्स। हम इस युद्ध के खिलाफ हैं मिस्टर बुश। शेम ऑन यू मिस्टर बुश, शेम ऑन यू। 2003 में जब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड माइकल मूर को मिला था, तब अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर प्रेसिडेंट थे और इराक युद्ध को लेकर उनकी बहुत आलोचना हो रही थी। जब माइकल मूर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो माइकल मूर का जवाब था, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं एक अमेरिकन हूँ, और जिस तरह से अमेरिका के द्वारा इस धरती पर हिंसा, अत्याचार रचा गया है, उसका विरोध करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ये संदेश आज के दौर में भारत के फिल्मकारों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम गलत को गलत बोलते हैं तो कहा जाता है आप देशद्रोही हैं। लेकिन 2003 के अमेरिका में, अमेरिका ने युद्ध लड़ा था, युद्ध किया था इराक में, उसके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माइकल मूर आवाज़ उठाते हैं और राष्ट्रपति की ऑस्कर पुरस्कार लेने के समय निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और पूछने पर कहते हैं कि मैं एक अमेरिकन हूं और अमेरिकन होने के नाते अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि इस हिंसा, इस युद्ध की नीतियों की मैं आलोचना करूं। तो हॉलीवुड में जो आप इस वीडियो में देखेंगे, हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि महासागर की तरह है हॉलीवुड की जानकारियाँ। मुझ में उतनी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आने का एक संयोग प्राप्त हुआ क्योंकि वाइल वी वॉच्ड, जो मूवी इंडिया पर आप उपलब्ध है, विनय शुक्ला की फिल्म है, उसे यहाँ पीबॉडी पुरस्कार मिला है।
तो उस पुरस्कार के लिए हम लोग आए थे। तो मेरे जहन में ये बात थी कि क्या मैं हॉलीवुड जाऊं और वहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं अंग्रेज़ी फ़िल्में अपने जीवन में कम देख सका, तो फिल्मों के बारे में कम जानकारी है। मगर यहाँ से आने वाली आवाज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाहर भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के फिल्मकारों ने राजनेताओं का समर्थन भी किया है, विरोध भी किया है, उसकी कीमत भी चुकाई है। लेकिन इसी मंच से, इस पुरस्कार के मंच से कई फिल्मों से जुड़ी हुई हस्तियों ने जो बोला है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ भी फिल्मों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें तो आवाज़ नहीं है। कान में जिस तरह से पायल कपाड़िया ने कहा, उसके बाद कहा, तो उस आवाज़ में एक दम है, उसमें एक संदेश है, फिल्म मेकर होने की चिंता है। वो अब गायब हो गई पिछले 10 सालों में। बड़े बड़े फिल्मकार चुप्पी साध गए, समझौता कर गए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट से डर गए। लेकिन इस हॉलीवुड के कितने बड़े अरबों खरबों डॉलर का ग्लोबल लेवल पर निवेश होता है, बिना उसकी परवाह किए यहाँ के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी। हम ज़रूर 10 साल में बहुत चंद नामों को याद कर सकते हैं। उनमें जावेद अख्तर हैं, जो बुज़ुर्ग फिल्मकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। मगर जावेद साहब, नसीरुद्दीन शाह, इन लोगों ने कितना बोला, लेकिन बड़े बड़े फिल्म स्टार चुप हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई। तो उसी संदर्भ में मैं बाहर टहलते हुए हॉलीवुड और फिल्मों की जो आवाज़ है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। और आप देखिए कि 2003 में जब माइकल मूर ने भाषण दिया यहाँ पर, तो वो कोई बर्बाद नहीं हो गए। उसके बाद 2004 में जब उनकी अगली डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई फ़ारेनहाइट 9/11, आप ज़रूर देखिएगा, देखा भी होगा आपने, तो वृत्तचित्र होते हुए भी उसे उस साल कान फिल्म का पॉम डे ओर मिला था। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और वो सबसे कमाऊ डॉक्यूमेंट्री साबित हुई थी। इससे पता चलता है कि अमेरिकी कलाकार जब सत्ता के खिलाफ डटकर खड़े होते हैं, उन्हें अपने दर्शक का भी दम मिलता है, भरोसा होता है कि हमारा दर्शक हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम जो बोल रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेगा। क्यों? हो सकता है कि दर्शक सहमत ना हो, लेकिन बोलने का जो सिलसिला है वो बना रहना चाहिए। तो 10 साल की चुप्पी जो बॉलीवुड की रही, देखिए कितनी ख़राब फिल्में बनी, प्रोपेगेंडा फिल्में बनी। प्रधानमंत्री मोदी पर ही फिल्म बन गई जो पिट गई। अच्छा वो फिल्म पिट गई क्योंकि उनके दौर के बाद कोई फिल्मकार मूल्यांकन करता, फिल्म बनाता, तो अच्छी बात होती कि ज़रूर फिल्म बनाई जानी चाहिए। पर इस तरह से नहीं कि गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई BBC पर, तो रेड पड़ गया, उसके भारत में प्रसारण पर रोक दिया गया, और प्रधानमंत्री मोदी पर एक फ़िल्म बनाई जाती है जो रिलीज़ की जाती है। तो एक तरह से हम इन्हीं संबंधों पर आपको बात करना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं। तो एक किस्सा 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो भी कई कलाकारों ने चुनाव लड़ने के दौरान उनका विरोध किया था। और फिर लेकिन क्या हुआ कि ट्रंप चुनाव जीत गए, ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बात कही गई, वो चुनाव जीत गए। पर ऐसा नहीं हुआ कि अचानक अमेरिकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, मनोरंजन उद्योग है, उस पर ट्रंप ने कोई हमला कर दिया हो और बैन करना शुरू कर दिया हो, फिल्म कलाकारों को जेल में डालना शुरू कर दिया हो। ये भी नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि कहाँ से ये परंपरा आ रही है। 2003 में माइकल मूर ने कहा, उसके पहले भी लोगों ने ज़रूर कहा होगा, मैं तो नहीं कहूँगा कि उसी से शुरुआत होती है, लेकिन वो परंपरा एक शुरू होती है कि अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान भले राष्ट्रपति ट्रंप के नियंत्रण में रहा हो, मगर बुद्धिजीवियों ने उन पर लगातार अपनी नज़र रखी, उनकी गलतियों को उजागर किया, गलतियों पर बोला, जातियों को बोला कि किस तरह से समाज में विभाजन पैदा किया जा रहा है। इस पर फिल्मकारों ने खूब बोला है। तो ये एक थिएटर है, स्मिथ मार्टिन लॉरेंस, विल स्मिथ, ये मैं भी इनको बहुत पसंद करता हूँ, कम फिल्में देखी हैं इनकी, लेकिन विल स्मिथ बहुत बढ़िया एक्टर हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। और फिल्मों के इनके नाम मुझे याद नहीं हैं, लेकिन तो खैर ये फिल्म थिएटर है जहाँ पर सिनेमा देखने की जो संस्कृति का एहसास भी इस थिएटर के बारे में होता है। तो मैं वो किस्सा बता रहा था कि 2017 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार लेते वक्त मेरिल स्ट्रिप ने क्या कहा। हुआ ये था कि 2017 के साल में ट्रंप ने एक विकलांग पत्रकार का मजाक उड़ा दिया।
मेरिल स्ट्रीप को ये बात चुभ गई और गोल्डन ग्लोब, इसी बेवरली हिल्स पे गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार चल रहा था, तो वो पुरस्कार लेने आई और उनका गुस्सा, व्यंग, ये सब दिखा। इससे पता चलता है कि हमारे फिल्मकारों ने कितना कुछ सही होने का वक्त गवा दिया। मेरिल स्ट्रीप का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मुंबई फिल्म कलाकारों ने बहुत समझौते किए। उनमें अक्षय कुमार का एक नाम आता है, पर और भी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी समावेशिता, इंक्लूसिविटी को छोड़कर प्रोपेगेंडा फिल्मों का रास्ता पकड़ा। अब वो दबाव में पकड़े उन्होंने किया या स्वेच्छा से किया, पैसे के लिए किया, इतिहास उन्हें याद रखेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फिल्मकारों को बहुत अच्छे से पता था कि दुनिया भर में बड़े फिल्मकारों की क्या परंपरा रही है, उन्होंने किस तरह से सत्ता, प्रतिष्ठान और उसके खिलाफ किए गए गलत बातों का विरोध किया है। देखिए, जब आप गलत का विरोध नहीं करते हैं, हिंसा का विरोध नहीं करते हैं, एंटी मुस्लिम नफरत का विरोध नहीं करते हैं, आप कलाकार नहीं हो सकते। क्योंकि कलाकार गलत का विरोध करने से ही दो चीज़ें सीखता है कि अभिनय में वो नायक कैसे बनेगा, उसका अभिनय निखरता है जब आपके भीतर गलत का सही बोध होता है, और जब खलनायक का पात्र मिलता है, किरदार मिलता है, तो वो भी आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभिनय के अलग अलग पहलुओं में आपकी कलाकारी, अदाकारी में बहुत निखार आता है। तो ये हम हॉलीवुड के एक स्ट्रीट पर हैं, हम आपको बता ही दें तो 2017 में जब मेरिल स्ट्रीप का भाषण है, वो अंश मैं आपको यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। वो भाषण अंग्रेज़ी में था, पर उसका छोटा सा अनुवाद हिंदी में है। वो कहती हैं, लेकिन एक परफॉर्मेंस इस साल ऐसी थी जिसने मुझे हिला दिया, ऐसा कि उसने मेरे दिल में सुराख कर दिया। इसलिए नहीं कि वो श्रेष्ठ थी, उसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। जिनके सामने वो प्रदर्शन किया गया वो हंसे, खीसे निपोरी। ये वो क्षण था जब हमारे देश की सबसे सम्मानित कुर्सी पर बैठे इंसान ने, यानी ट्रंप ने, एक अपाहिज रिपोर्टर की नकल की, ऐसे इंसान की नकल की जिससे वो प्रिविलेज में, पावर में और पलटकर लड़ने की ताकत में, सब में कहीं ऊपर था। जब मैंने ये देखा, मेरा दिल टूट गया। मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये किसी फिल्म में नहीं हुआ, हकीकत में हुआ। जब कोई ताकतवर सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर ऐसा करता है, इसका असर नीचे तक जाता है। ये दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की इजाज़त दे देता है। निरादर से निरादर पैदा होता है, हिंसा से हिंसा जन्म लेती है, और जब ताकतवर लोग अपने पद का इस्तेमाल दूसरों को बुली करने के लिए करते हैं, तो हम सब की हार होती है। ये हम सब की हार थी कि 10 साल में एंटी मुस्लिम नफ़रत को, मुस्लिम युवाओं को जिस तरह से सड़कों पर भीड़ के द्वारा टारगेट किया गया, झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर फिल्में बनाई गईं, ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी हार थी कि बॉलीवुड उसके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सका, बल्कि बड़े बड़े कलाकार उन फिल्मों में हिस्सा बनते चले गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हॉलीवुड आया हूँ तो इन संबंधों पर ज़्यादा बात करूँ, बजाय इसके कि हम ग्लैमर का पक्ष तो है ही बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लेकिन इसकी इस सामाजिकता का, प्रगतिशीलता के बारे में हिंदी के दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। कि हमें हर बार यही सिखाया जाता है, नौकरी चली जाएगी, बिजनेस रद्द हो जाएगा, डूब जाएगा, तो हुकूमत ने जो कहा हमने घुटने टेक दिए। पर इनके भी अरबों खरबों रुपए लगे होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ के नुकसान के डर से कभी ऐसी बातों से समझौता नहीं किया, गलत को गलत कहा। तो बहुत ज़रूरी है कि 10 साल बाद हम इस बात की समीक्षा करें और ऐसी जगहों पर आएँ तो इसके प्रतिरोध के इतिहास को टटोलें कि इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बहुत फिल्में, कबाड़ फिल्में भी कम नहीं बनाई है हॉलीवुड वालों ने। ऐसा नहीं है कि केवल महान ही बनाते हैं, बहुत कबाड़ फिल्में बनाई है। जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारी कबाड़ फिल्में बनती हैं। जैसे भारत में थर्ड क्लास गोदी मीडिया है, आप देखते हैं, गोदी मीडिया कभी नहीं देखना चाहिए, पर आप देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, पर नहीं देखना चाहिए। तो लेकिन आपको वो इतिहास बताना बहुत ज़रूरी था, वो ही मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि हॉलीवुड के प्रतिरोध का जो इतिहास रहा है उसके पहलुओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे अंदर भी सुधार आएगा, मेरे दर्शक भी ज़्यादा जागरूक होंगे और समझ पाएंगे कि ग्लैमर का, चकाचौंध का सिर्फ उसकी एक ही पहलू नहीं है, उसका और भी पहलू है। वो अपनी एक हैसियत प्राप्त करता है, जनता के दिलों में राज करता है, फिल्मकार हो या एक्टर हो, और फिर उसके ज़रिए जब इतिहास खतरनाक मोड़ लेता है तो उस मोड़ पर आकर कहता है रुक जाओ, ज़रा सा संभलो। इसी हॉलीवुड से एक फ़िल्म आई ओपेनहाइमर। वो फिल्म क्या है? जब आपके देश में
परमाणु बम के बारे में गुणगान किया जाता है और हर बात को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर हज़ार तरह की मूर्खताओं को विद्वता के रूप में स्थापित किया जाता है। लेकिन ओपेनहाइमर फिल्म ये बताती है कि वो वैज्ञानिक जब ये जानता है, पता चलता है कि उसके बनाए गए बम का इस्तेमाल कितने ख़तरनाक रूप से हुआ, तो वो वही काम करता है जो 2003 की फिल्म में माइकल मूर, जब डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलता है उन्हें ऑस्कर में, वो करते हैं। तो ओपेनहाइमर एक वैज्ञानिक के तौर पर उस टकराव से गुजरते हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने एक ऐसी चीज़ बना दी। उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वे कम्युनिस्ट हैं, अमेरिका विरोधी हैं, रूस से मिल गए हैं। लेकिन उस इल्ज़ाम को सहने के बाद भी ओपेनहाइमर ने जो विज्ञान के हक़ में बात कही, वो कितनी बड़ी बात है कि ट्रूमन उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और वो वैज्ञानिक जिसने एटम बम बनाया जो बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया, जिससे नरसंहार हुआ, मानवीय इतिहास ने इतनी बड़ी तबाही देखी, और जिस वैज्ञानिक के हाथ से हुआ वो महसूस करता है कि उसके हाथ खून से रंगे हैं। तो और इसकी फिल्म इसी दौर में बनकर आती है। इतनी बड़ी फिल्म है, क्या भारत में ऐसी फिल्म बन सकती है? प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म बन रही, किस बात की फिल्म बन रही? अगर वो फिल्म बनाए जाने लायक इतने बड़े किरदार हैं, तो फिर जब उनकी गुजरात डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई, उस पर क्यों रोक लगाई गई? आप ज़रा ये भी सोचें। तो इन बातों को कहना, हम हर दिन डरते जा रहे हैं और आपको डराया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हॉलीवुड के इस वीडियो से आप उस डर को समझें और प्रतिरोध, विरोध, आवाज़, गलत को गलत कहने की परंपरा को समझें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप और नागरिक के तौर पर बेहतर होंगे, और हम इस वीडियो में आपको आगे इसी तरह से और बताते चलेंगे। तो ये अभी ये लोग जो हैं वो बस में बैठकर हॉलीवुड का टूर करने वाले हैं, घूमेंगे, बताया जाएगा फिल्मों का इतिहास, फिल्म स्टार का इतिहास, क्योंकि सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। यही रचना धर्मिता है, यही उसकी दुनिया है। पर मैं 2017 में मेरिल स्ट्रीप के भाषण का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। वो आउटसाइडर्स, बाहरी को परिभाषित करती हैं कि बाहरी कौन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बॉलीवुड के लिए भी उतना ही सच है जितना हॉलीवुड के लिए है। तो देखिए कि वो कहती हैं कि सोच कर देखिए, हॉलीवुड, विदेशी प्रेस, आखिर हम कौन हैं? आखिर ये हॉलीवुड कुल जमा है क्या? ये तो बस बहुत सारे ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो दूसरी जगहों से यहाँ आए हैं। मेरिल स्ट्रीप आउटसाइडर्स को डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। आगे कहती हैं कि मैं न्यू जर्सी में पैदा हुई, वहाँ के पब्लिक स्कूलों ने मुझे बनाया। पब्लिक स्कूल मतलब सरकारी स्कूलों ने बनाया। यही बात पायल कपाडिया सरकारी संस्थानों की बात करती हैं जब वो कान में पुरस्कार जीतती हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी संस्थाएं खासकर हिंदी प्रदेशों में, ज़िलों में, गाँव में ख़त्म कर दी गई, ताकि यहाँ के लड़के, यहाँ की लड़कियों को, वो स्कूल गए हैं, कई साल लगाए हैं, उन्हें वो तालीम, जानकारी नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार है। इसीलिए मैं हिंदी प्रदेश के लड़कों से कहता हूँ कि आपको धारा 370 की राजनीति ने बर्बाद कर दी, आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म कर दी। ना तो आप कश्मीर को समझ पाए, ना धारा को समझ पाए, ना 370 को समझ पाए। एक राजनीति के एजेंडे के तहत जिस तरफ जैसे हाँका गया, आप उस तरफ चले गए। लेकिन आउटसाइडर्स की जो परिभाषा मेरिल स्ट्रीप देती हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि वो कहते हैं कि मैं न्यू जर्सी में पैदा हुई, वहाँ के पब्लिक स्कूलों ने मुझे बनाया। वॉयला डेविस साउथ कैरोलिना में पैदा हुई और रोड्स आइलैंड में पली बढ़ी। सारा पॉल्सन को ब्रुकलिन की एक सिंगल मदर ने बड़ा किया। सारा जेसिका पार्कर ओहायो में 7-8 भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। एमी एडम्स इटली में जन्मी। नटाली पोर्टमैन जेरूसलम में। उनके जन्म के प्रमाण पत्र कौन देखता है? कितनी बड़ी बात है। वो आगे कहती हैं कि भले इंसान रेयान गॉसलिंग कनाडा से हैं और खूबसूरत रूथ नागा इथोपिया से। ये हॉलीवुड के आउटसाइडर्स को वो परिभाषित कर रही हैं। फिर कहती हैं देव पटेल पैदा कीनिया में हुआ, पले बढ़े लंदन में, और यहाँ एक तस्मानिया में पले बढ़े हिंदुस्तानी की भूमिका निभा रहे हैं।
सच तो ये है कि हॉलीवुड बाहरी लोगों से, विदेशियों से भरा पड़ा है। अगर आप उन्हें बाहर निकाल देंगे तो आपके पास देखने के लिए केवल फुटबॉल और मिक्स्ड मार्शल आर्ट रह जाएगा, जो कि सच कहूँ तो आर्ट भी नहीं है। ये मेरिल स्ट्रिप कहती हैं। क्या ये सच हमारे हॉलीवुड का सच नहीं है? नरगिस दत्त से लेकर दीपिका पादुकोण का सच नहीं है? मनोज वाजपेयी से लेकर अमिताभ बच्चन का सच नहीं है? क्या हम बॉलीवुड को या हॉलीवुड को किसी भूगोल, राष्ट्रवाद से बांध सकते हैं? जब भी बांधेंगे तो समझिएगा कि आप फिल्मकारों के पाँव में घुंघरू नहीं, कटीली तारे बांध रहे हैं। राष्ट्रवाद उन्हें कमज़ोर कर देता है, नाचने से पहले उनके दिलो दिमाग को ज़ख्मी कर देता है। वो किसी लायक नहीं बचते, रद्दी का टुकड़ा हो जाते हैं। और यही हुआ जब 10 साल में इतना अरबों रुपया फूंका गया प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के लिए, बीजेपी आरएसएस की राजनीति को महान बनाने के लिए, उनके नायकों को स्थापित करने के लिए। वो सब पैसे बर्बाद हुए। उसमें स्वाभाविकता नहीं थी। कोई फिल्मकार अगर स्वाभाविक रूप से जागता, इनकी कहानियों को टटोलता, बनाता, तो बात कुछ और होती। शानदार कहानियाँ बन सकती थीं, देखने लायक कहानियाँ बन सकती थीं, मगर उसे एक तरफा तरीके से बनाया गया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम समझें। और किसी ने लिखा है कि सिनेमा इतिहासकार है स्टीफन ऑल्टर, उनकी किताब है फैंटेसीज ऑफ ए बॉलीवुड लव थीम। उसमें बताती हैं कि एक सेट पर कितनी अलग अलग भाषाएं चलती रहती हैं, यही हिंदुस्तान का सिनेमा है। तो क्या ये बॉलीवुड का सच हॉलीवुड का सच नहीं है? इसीलिए यहाँ जब आया तो मुझे लगा कि यहाँ जो प्रतिरोध की आवाज़ है उसके बारे में हम बात करें और महसूस करें कि तमाम तरह की समानताओं के बावजूद बॉलीवुड हॉलीवुड से इस एक मामले में पीछे रह गया। जब वक्त आया था बोलने का, गलत के ख़िलाफ़ खड़े होने का, तो बॉलीवुड झुक गया। अच्छी बात है कि कुछ बुज़ुर्ग कलाकार खड़े रहे, वरना इन हज़ारों करोड़ों रुपए के फिल्मकारों ने बहुत निराश किया, अदाकारों ने, फिल्म स्टार ने बहुत निराश किया। तो हमारी ये बातचीत इन दृश्यों को देखते हुए ये दर्ज भी करना था कि मैं हॉलीवुड आया था, वो भी 9 जून की तारीख को। ये सारे आप देखिए कि हॉल ऑफ फेम्स हैं, बड़े बड़े स्टार जो सितारे ज़मीन पर नज़र आते हैं, उनके नाम यहाँ पर डाले गए हैं। लोग बहुत गर्व के साथ अपने अपने पुराने फिल्मकार, सिनेमेटोग्राफ़र, म्यूजिशियन, सिंगर, इन सब का नाम लेते हैं। ये आप देखते रहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि डॉल्बी थिएटर से जब मैं शुरू कर रहा था कि उसकी भी मैंने एक छोटी सी यात्रा की है। मैं चूँकि फ़िल्म का जानकार नहीं हूँ तो बिल्कुल उस नज़र से मत देखिएगा मुझे। मैं अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त कर रहा था, तो वो हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो आप देखिए। और उसी के साथ मैं आपसे हॉलीवुड की सड़क से विदा लेता हूँ। बहुत खुश भी हूँ कि यहाँ आने का मौका मिला और खुद को याद दिला रहा हूँ कि घर लौटकर एक बार फिर से सत्यजीत रे की सारी फ़िल्में देखनी हैं, मृणाल सेन की फ़िल्में देखनी हैं, अदूर साहब की फ़िल्में देखनी हैं। बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में भारत में भी बनी हैं। मंथन फ़िल्म देखिए कान में प्रतिष्ठित हुई, ये भारत की अपनी कामयाबी है। तो हम किसी मामले में कम नहीं, बस एक वक्त आया तो कम पड़ गए। ये बॉलीवुड के फिल्म स्टारों को याद दिलाने के लिए, आप सिनेमा प्रेमियों को याद दिलाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि इतिहास में कितना भी बड़ा राजनेता आ जाए, वो अगर नफ़रत के साथ खड़ा है, इतिहास इसका इंतज़ार कर रहा है जिसे आप कूड़ेदान कहते हैं। ये ऑस्कर यहीं पर दिया जाता है। शानदार, क्या बात। पूरी दुनिया देखती है ना कि किसे इस बार का ऑस्कर मिलेगा। तुरंत नाम नोट करना होता है कि इम्तहान में आ जाएगा तो सही जवाब देने का मौका मिलेगा और 1 नंबर आपको मिल जाते हैं इन सब गतिविधियों से और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये सीढ़ी है ऑस्कर। डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अंदर मालूम नहीं से इन सीढ़ियों से कितने बड़े बड़े स्टार चढ़कर गए हैं। कितनी कहानियां हैं।
अच्छा है कि मैं कम जानता हूँ हॉलीवुड के बारे में। ज़्यादा जानता तो मेरी सारी जानकारी वही हो जाती जो गूगल में दर्ज है, जो आप जानते हैं। बहुत सारे लोग जो फिल्म का अध्ययन करते हैं उनकी जानकारी कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। कम जानते हुए अगर मैं फ़िल्मों के बारे में बात करूं तो वो ठीक बात नहीं है, लेकिन जो महसूस कर रहा हूं वो तो मैं आपसे साझा कर सकता हूं कि मौका मिला यहाँ आने का, और बहुत लोग इसी हैरत में हैं कि ये डॉल्बी थिएटर है जहां ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और दुनिया में जो कमाल की फ़िल्में बनी हैं, जो ऑस्कर नहीं जीत पाईं, जिन्हें ऑस्कर मिला है, गर्व भी होगा। और बहुत सारे फिल्मकारों के जीवन का अफसोस दर्ज है कि यहाँ पहुंचकर भी ऑस्कर नहीं मिला। तो मुझे उन सब के अफसोस को महसूस करने की इच्छा हो रही है कि किस किस तरह के अफसोस रहे होंगे जब इन सीढ़ियों से लौटते हुए कोई गया होगा कि इस बार भी उसका नंबर नहीं आया। और बहुत से ऐसे फिल्म मेकर हैं जो कई साल तक फिल्में बनाते रहे, उनका नाम नंबर बहुत बाद में आया। बहुत से ऐसे भी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कई बार ऑस्कर जीते हैं, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, लिखने वाले भी, संगीत वाले भी, लेकिन जो जीत ही नहीं पाए, उन सब की कहानी भी किसी को दर्ज करनी चाहिए। कोई ना कोई तो करता होगा, कोई ना कोई तो जानता होगा। बस उनका ध्यान आ रहा है कि जिन्हें नहीं मिला वो इसकी दीवारों पर किस तरह की छाप छोड़कर यहाँ से गए होंगे। पर जीतने वालों, ये फिल्म डिपार्टेड 2006 में, बहुत सारी फिल्मों के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, लेकिन ये कितना सुंदर नाम है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, 2007 की फिल्म। वाह। स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 की फिल्म है ये तो। पर इस फिल्म के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं इसमें काम करने वाले एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। तो हम लोग सबके साथ पढ़ाई किया था उन्होंने, हिमांशु, जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर में काम किया था। और बाकी और कलाकारों को तो आप जानते ही हैं, भारत के जितने भी हैं। पर इस फिल्म से मेरा एक नाता ऑस्कर से बन गया ना, देखिए। इसलिए अगर मैं गूगल सर्च करके आता तो कुछ मज़ा नहीं आता, पर अचानक से मिल जाने वाली चीज़ों से जो उत्साह होता है बताने का, जानने का, और ये दर्ज होने का कि आपका ये जो एंकर है वो सब कुछ नहीं जानता, ये कितनी अच्छी बात है। जिस दिन, और आपको भी ये भरोसा नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ जानता है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब तक ये भरोसा है कि ये क्या जानता है, कितना कम जानता है, तो मेरे अंदर जानने की ललक रहेगी, और आप दर्शक भी मुझे बताने के लिए बेचैन रहेंगे कि वहाँ गया था, इससे कितनी जानकारियाँ छूट गईं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप में से कई लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप वहाँ गए थे और आप ये नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा। ये जो कच्चापन है, कमियां हैं, वो ज़िंदगी में हर किसी के साथ बनी रहनी चाहिए। तभी आप इन कमियों को समझते हुए, इनसे गुज़रते हुए आप एक अच्छी कहानी लिखते हैं, अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं। और वो फिल्म, वो कहानी, वो रिपोर्ट दुनिया भर में यादगार बन जाती है। तो ये है वेलकम टू हॉलीवुड। तो हम हॉलीवुड में हैं और हमारी ही तरह यहाँ के लोग भी हैरान हैं यहाँ पर आकर कि हम हॉलीवुड में आए हैं। पर ऐसा तो कभी बॉलीवुड में हुआ नहीं। जब भी मुंबई गया, जिस सड़क पर भी उतर गया, लोगों ने ज़रूर दिखाया ये शाहरुख का घर है, ये सलमान का घर है। पर इस तरह से संस्थागत रूप से, व्यवस्थित रूप से हमारी फ़िल्मों के इतिहास को जानने का, कुछ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, शहर को वो पहचान फ़िल्मों से नहीं मिली है। पर ये एक बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कि हॉलीवुड होने को जीता है। सिनेमा हमारे जीवन का कितना करीब का हिस्सा है, तो शहर में भी वो झलकना चाहिए कि नहीं झलकना चाहिए। तो बहुत ही शानदार। तो ये अवार्ड वॉक है, ये ऊपर जाता है।
तो यहाँ से शायद लोग जाते होंगे अवार्ड के लिए, कितना खुश होते होंगे, कपड़े बड़े अच्छे पहन के आते हैं। उनका टेलर जो भी हो, हमारे चुनाव आयुक्तों के टेलर से तो बहुत अच्छा, हमारे चुनाव आयुक्त भी बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जो ऑस्कर वाले जो कपड़ा पहन कर आते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार देखता हूँ कि इस बार कोई क्या नया पहन कर आया है, लेकिन जो पुरुषों के कपड़े हैं उसमें तो कोई ख़ास वैरायटी है नहीं। तो लगता है कि जो टेलर पहली बार डिज़ाइन काट के गया था उसी को ये बार बार पहना रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा, अगर भारतीय लोग ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा स्टाइल में चेंज आएगा, नए नए तरह के कपड़े पहन कर आएंगे लोग। पर शायद कायदा होगा कि ऑस्कर में आपको एक ख़ास तरह से ही सज धज कर आना पड़ता है। हर जगह का अपना एक कायदा होता है, पर ठीक है, वो जो पहनना चाहते हैं पहने, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हम तो आपको हॉलीवुड का एहसास कराना चाहते हैं, ऑस्कर की दुनिया का। तो यही है, तो टुकड़े टुकड़े में हम बात करते रहेंगे जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो।